नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम हल कर रहे हैं समरूपता का भाग 2 जो प्रश्नावली 11.2 के लिए काम आएगी हमारे, जिसमें हम भाग प्रथम में हल कर चुके हैं थैलस प्रमेय क्या थी और उसकी उत्पत्ति या उसका सत्यापन हम कर चुके हैं। आज थैलस प्रमेय का विलोम हम सिद्ध करेंगे कि थैलस प्रमेय जो होती है उसका विलोम भी सत्य होता है। तो सबसे पहले इसका कथन देखिए और उसके अनुसार आपकी डायग्राम हमने बनाया है कि यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, माना कि वह रेखा DE है जो भुजा AB तथा AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह हमें दिया गया है, जिसे हम लिख लेंगे। दिया गया है, दे रखा है कि AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के। यह हमें दिया हुआ है। सिद्ध हमें करना है कि यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमें सिद्ध करना है कि DE समांतर है BC के। यह हमें सिद्ध करना है इस प्रमेय में। नेक्स्ट हम इसमें देखें पद रचना करने के लिए। तो रचना के लिए हमने यह माना है कि DE जो है वह समांतर है BC के, जो हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए यह मान लिया प्रारंभ में कि DE जो है वह BC के समांतर नहीं है। इसके लिए माना कि यहाँ पर एक कोई दूसरी रेखा खींची है DF। यह DF जो भुजा है, यह DF भुजा BC भुजा के समांतर है। यहाँ DE रेखा जो है वह BC भुजा के समांतर नहीं है। हमने माना है कि DF रेखा जो है वह BC के समांतर है। तो इसके लिए रचना में हमने क्या किया कि D बिंदु को F बिंदु से मिलाया, जिसे हम यहाँ लिख लेते हैं। D को F से मिलाया। अब करेंगे हम इसकी उपपत्ति। यदि DF समांतर है BC के, तब थैलस प्रमेय काम करेगी। थैलस प्रमेय से, जिसके अनुसार AD अपॉन DB का अनुपात बराबर होगा AF अपॉन FC के अनुपात के। क्योंकि E को नहीं ले रहे हम, बिंदु ले रहे हैं F। तो अब थैलस प्रमेय के उपयोग से हम यहाँ देखेंगे AD अपॉन DB का अनुपात जो होगा वह बराबर होगा अब AF अपॉन FC के। दिया गया है कि AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के, जिसे यहाँ लिख लेते हैं हम कि AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के, जो हमें दिया गया है। लेकिन DF को समांतर माना BC के, तब समीकरण 1 प्राप्त होती है, और DE को समांतर माना तब हमें दिया गया है कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC के। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि इन दोनों समीकरणों के बाएं पद समान हैं। इस कारण से इनके दाईं तरफ के पद भी आपस में समान होंगे। अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से AF अपॉन FC बराबर होगा AE अपॉन EC के। अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से AF अपॉन FC बराबर हो गया AE अपॉन EC के, जो हमने यहाँ लिख लिया है। अब यदि इस समीकरण के दोनों तरफ 1 जोड़ दिया जाता है, तब समीकरण का रूप निम्न प्रकार होगा। तो दोनों तरफ
एक जोड़ने पर हमारे पास में आ जाएगा ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1 बराबर ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। यहाँ एफ सी एलसीएम आ जाएगा तथा दाएं पद में ई सी एलसीएम आ जाएगा, तब समीकरण का रूप निम्न प्रकार से हो जाएगा। इसलिए समीकरण बन जाएगी ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी बराबर ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। दोनों तरफ के पदों को अगर हम देखें तो इसके अंश में जो पद है वह हो जाता है ए एफ प्लस एफ सी तथा दाएं तरफ होता है ए ई प्लस ई सी। डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी दोनों का टोटल बराबर होता है किसके, ए सी के। इसलिए बाईं तरफ का पद हो जाएगा ए सी अपॉन एफ सी बराबर, दाएं तरफ से देखें ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, यह भी पूरा ए सी के ही बराबर होता है। तो दाएं तरफ के पद में भी अंश में आ जाएगा ए सी और अपोन में आ जाएगा ई सी। दोनों तरफ के पदों से अगर हम देखें तो दोनों तरफ के पदों में अंश आपके आ रहा है ए सी, तो अंश जब इसके समान होंगे तो हर भी आपस में समान होंगे। अतः इस समीकरण से यह स्पष्ट हो रहा है कि एफ सी बराबर होगा ई सी के। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि एफ बिंदु से सी बिंदु के बीच की दूरी ई बिंदु से सी बिंदु के बीच की दूरी के आपस में क्या है, समान है। अर्थात जैसे यहाँ पर बिंदु लिया हमने सी, ये बिंदु आपके है एफ और ये बिंदु आपके है ई, तो यहाँ से यह वाली दूरी और यहाँ से यह वाली दूरी इस कंडीशन के अनुसार समान है। इसके अनुसार सी से लेकर एफ की दूरी माना कि 1 सेंटीमीटर है और सी से लेके ई की दूरी जो कि एफ से थोड़ी ज़्यादा होगी वो माना कि 1.5 है। यह 1 सेंटीमीटर है और जब दोनों बिंदु अलग अलग जगह पर होंगे तो यह दूरी 1 सेंटीमीटर से अधिक होगी। जो हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार किसी एक बिंदु यानी सी से एफ की दूरी और ई की दूरी समान है, जो कि ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। यह हमें तभी संभव हो सकता है जब बिंदु एफ ई के ऊपर हो या ई बिंदु एफ पर स्थित हो, अर्थात दोनों बिंदु एक ही बिंदु पर स्थित हों, तभी यह संभव है कि सी बिंदु से दूरी ई की और एफ की समान होगी, अर्थात ई बिंदु व एफ बिंदु समपाती होंगे, अर्थात अलग अलग जगह पर स्थित न होकर वो दोनों एक ही बिंदु पर होंगे। तो चित्र के अनुसार स्पष्ट है कि एफ बिंदु जो है वो ई से अलग जगह पर न होकर ई बिंदु पर ही हो सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि डी एफ समांतर नहीं होगा बी सी के, अतः स्पष्ट है कि डी ई समांतर होगा किसके, बी सी के। डी ई रेखा बी सी भुजा के समांतर है। कब? जब डी ई रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अतः एफ सी बराबर ई सी यह तभी संभव है जब ई व एफ समपाती बिंदु हो, अर्थात ई व एफ एक ही बिंदु पर स्थित हों। यह तभी संभव है कि एफ सी बराबर ई सी होगा। अतः हम कह सकते हैं
कि DE जो है वह समांतर होगा किसके, BC के। जो हमें यही सिद्ध करना था कि यदि कोई रेखा DE है जो त्रिभुज की दो भुजाओं AB तथा AC को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा BC के समांतर होती है। यह थी थेलस प्रमेय का विलोम प्रमेय। अब इन दोनों प्रमेय के आधार पर प्रश्नावली 11.2 संपूर्ण हल कर सकते हैं हम। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे प्रश्नमाला 11.2 के संपूर्ण प्रश्नों का हल। धन्यवाद।